वेलकम व्यूअर्स। दुनिया में बहुत लोग इस वक्त मज़े कर रहे होंगे, या तो वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग इस वक्त बहुत ही दर्द से गुजर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अचानक आपके लाइफ में कोई दुर्घटना घटती है तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे जब आपके फैमिलीज और फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले जाएं? हम लोग कभी उस सिचुएशन को सपने में भी नहीं सोच सकते। आज हम लोग जिस केस के बारे में देखने जा रहे हैं वो बहुत ही थ्रिलिंग केस है। सो गाइस, रेडी हो जाइए इस केस को देखने के लिए। वो जुलाई 8 2003 सैन जोस कैलिफोर्निया। वहाँ लिटिल सीजर नाम के एक पिज़्ज़ा शॉप में एक फ़ोन कॉल आती है। कॉल को अटेंड किए उस शॉप के कैशियर हाउ कैन आई हेल्प यू करके बोलते हैं, लेकिन उस कॉल को अटेंड करते ही उनका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस फ़ोन कॉल के ऑपोजिट साइड से एक छोटी लड़की के रोने की आवाज़ आती है और वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। नॉर्मली पिज़्ज़ा ऑर्डर करते वक्त कस्टमर्स बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इस कॉल में बात की उस लड़की का वॉइस बहुत ही अलग था। अपने कंफ्यूज थॉट्स को छुपा के वो कैशियर बहुत ही अच्छे तरीके से बोलिए आपको क्या ऑर्डर करना है करके पूछते हैं। जवाब में वो छोटी लड़की अपना ऑर्डर देके अपने घर का एड्रेस बताने लगती है। एड्रेस वैसे बोलते वक्त ऐसा लग रहा था कोई उसके पास से एड्रेस को रिपीट कर रहा है। इन सब को नोटिस करने के बाद उस फोन कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं शॉप के कैशियर, लेकिन उस फोन कॉल को कट करने के बाद उनको कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ तो गलत है करके सोचने लगते हैं। तभी उनके मन में एक बात स्ट्राइक होती है। जब वो लड़की बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। किस लिए एक लड़की पिज़्ज़ा शॉप को कॉल करके डरते हुए बात कर रही थी? क्या वो किसी मुसीबत में है? मुसीबत में होती तो उसने 911 को कॉल क्यों नहीं किया? इस तरीके के थॉट्स उस कैशियर के दिमाग में चल रहा था और इसी बीच उस लड़की का ऑर्डर भी बन के रेडी हो जाती है। 3 दिन के पहले ही कैलिफोर्निया में जेनेट नाम की एक छोटी लड़की लापता हो गई थी और मीडिया के थ्रू उस लड़की के मिसिंग पोस्टर्स हर जगह लगा के पुलिस लोगों को अलर्ट कर रहे थे। लेकिन जनरली अमेरिका में 8 साल के नीचे वाले बच्चों को अगले 2 दिन में अगर नहीं ढूंढा तो उनको जिंदा बचाने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद भी पुलिस उनको ढूंढ तो लेती है, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि उनके डेड बॉडी को ढूंढते हैं। उसी तरह जेनेट गायब हो गए 3 दिन होने के वजह से पुलिस उस लड़की के डेड बॉडी को बहुत ही सीरियसली ढूंढने लगती है। लेकिन जेनेट की मम्मी को ये विश्वास था कि चाहे जितने दिन हो जाए एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आएगी करके विश्वास कर रही थी और वो अपनी बेटी के पोस्टर्स को लोगों के पास कैसे पहुंचाना है करके सोचने लगती है और वो उस एरिया के पिज़्ज़ा बॉक्स में भी गायब हुए अपनी बेटी का फोटोज लगाते हैं। अब ये सब चल रहे उसी टाइम लिटिल सीजर शॉप के डिलीवरी मैन उस लड़की के ऑर्डर को उसके एड्रेस में डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन वैसे पिज़्ज़ा बॉक्स को डिलीवरी करने जाते वक्त वो पिज़्ज़ा बॉक्स छोटी लड़की नहीं बल्कि एक 30 साल का आदमी रिसीव करता है। उस पिज़्ज़ा बॉक्स को लेके अपने ऊपर वाले रूम में सीढ़ियों से जाता है और अपने रूम के कॉर्नर में एक छोटी लड़की को देखता है और उस पिज़्ज़ा बॉक्स को उसके तरफ फेंक के लो खाओ करके बोलता है। और जब वो लड़की उस पिज़्ज़ा बॉक्स को उठा के देखती है तब उसके आँख से आंसू निकलने लगता है और वो बहुत ही जोर से रोने लगती है। यस, आपने सही सोचा, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि 3 दिन पहले गायब हुई जेनेट टमायो थी। किडनैपर के मोबाइल से ही उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी। क्यों एक किडनैपर अपने हॉस्टेज को पिज़्ज़ा ऑर्डर करके देना है? वो चाहे तो जो घर में बचा कुचा है वो खाने के लिए दे सकता था, या तो वो उसे भूखा भी छोड़ सकता था। तो किस लिए उसने ऐसा किया? उसके पीछे एक रीजन है। कैसे एक जेल में कैदी को मरने से पहले उसके पसंदीदार खाना खाने के लिए दिया जाता है, वैसे ही जेनेट को भी देता है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा ही जेनेट का आखिरी मील था।
किडनैप करके जेनेट को ऊपर अपने रूम में लेके जाता है। दरवाजे के पास जाके अपने पॉकेट से रूम कीज को निकालता है। इसको देख के जेनेट बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि जेनेट को मालूम था कि उसी रूम में वो मुझे लॉक करके रखेगा। सो अगर एस्केप करना है तो जेनेट को उस रूम का चाबी चाहिए, तभी वो एस्केप कर सकती है। जेनेट ऐसा सोचते वक्त उसी टाइम किडनैपर उस रूम को ओपन करके जेनेट को बेड के ऊपर फेंकता है। वैसे फेंकने की वजह से जेनेट के सिर में चोट लगती है, लेकिन उसका परवाह किए बिना जेनेट उस रूम को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। वो रूम बहुत ही छोटा था। उसमें एक टीवी, एक बेड और एक अटैच बाथरूम था। इस रूम से किसी भी तरह अपने को एस्केप करना है सोच के सब चीज को नोटिस करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वहां से एस्केप करना बहुत ही मुश्किल है। शांति से और खुशी से चल रहे अपने लाइफ में अचानक ऐसा मुसीबत आएगा करके जेनेट ने कभी नहीं सोचा होगा। इस रूम से एस्केप होना नामुमकिन है सोच के जेनेट रोने लगती है, और वो ऐसा रोते उसी टाइम वो किडनैपर जेनेट के हैंडकफ्स को उतार के उसे दूसरी बार रेप करने लगता है। मैंने यहाँ पे दूसरी बार क्यों कहा करके आपको आगे पता चलेगा। 2 या 3 बार नहीं बल्कि बहुत बार रेप करता है। फिजिकली और मेंटली जेनेट को बहुत दर्द होती है। हर बार रेप करने के बाद वो किडनैपर जेनेट से क्या तुम्हें शावर करना है करके पूछता है, और जेनेट भी हाँ बोल के बाथरूम में जाती है। लेकिन वैसे बाथरूम में जाने से पहले जेनेट के हैंडकफ्स को रिलीज करता है, और यही उसका रूटीन था। और जेनेट उस बाथरूम के विंडो से बचने से रोकने के लिए बाथरूम डोर को ओपन करके ही नहाना है करके ऑर्डर देता है। अब बाथरूम में गए जेनेट शावर ऑन करके बहुत रोने लगती है। तभी जेनेट एक बात को नोटिस करती है, अब उसके हाथ में कोई भी हैंडकफ्स नहीं है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए जेनेट सोने चली जाती है, और किडनैपर भी जेनेट के साथ उसी के बगल में सो जाता है ताकि जेनेट कभी एस्केप न कर सके। और कितने दिन ये किडनैपर मुझे ऐसा रखेगा करके सोचने लगती है। छोटा सा भी अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो किडनैपर तुरंत चेक करता है कि कहीं वो एस्केप तो नहीं कर रही। इसी तरह वो रात बीतती है। अगले दिन उठ के वो किडनैपर टीवी ऑन करके ये देखता है कि न्यूज में जेनेट के बारे में बोला जा रहा है या नहीं करके। तभी एक न्यूज में जेनेट के भाई इंटरव्यू देते हैं, और एक टाइम पे जेनेट के भाई उस कैमरा को देख के ये बोलते हैं कि जेनेट तुम एक स्ट्रांग गर्ल हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी तरह तुम्हें बचा लेंगे करके बोलते हैं। टीवी में अपने भाई को ऐसा बोलते हुए सुन के जेनेट की आंख में आंसू आ जाती है। अपने भाई के बात को सुनते ही एक ताकत मिलती है। तभी जेनेट अपने मन में एक बात को सोचती है, वो किडनैपर जेनेट से ज्यादा स्ट्रांग है, सो इससे डायरेक्ट फाइट करके नहीं बच सकते, लेकिन अगर मैं इसके ट्रस्ट को जीत लूंगी तो इजीली मैं इससे एस्केप हो सकती हूँ करके सोचती है। क्योंकि नॉर्मली इस तरीके के साइको अपने विक्टिम्स को खिलौना समझते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। इसीलिए वो लोग अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करके मार डालते हैं। लेकिन वंस अगर वो ये रियलाइज करते हैं कि वो विक्टिम्स खिलौने नहीं है बल्कि बाकियों की तरह ये भी एक ह्यूमन बीइंग है करके जब उनको रियलाइज होता है, तब वो किलर्स अपने विक्टिम्स को मारने का चांसेस 50% कम हो जाता है। इस बात को सोच के जेनेट अपने डर को साइड में रख के किडनैपर के साथ बात करने लगती है। जेनेट बहुत कैजुअली उस किडनैपर से तुम कहाँ से आए हो करके पूछती है। इस बात को सुनते ही वो किडनैपर जेनेट को कंफ्यूजन के साथ देखने लगता है, और जेनेट की तरफ देख के स्माइल करता है। किडनैपर के स्माइल करते हुए देख के जेनेट को भरोसा हो गया था कि इसे हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जेनेट उसे बात करना नहीं चाहती थी। उसको देखते ही जेनेट को घिन लगती थी, लेकिन अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल करते हुए जेनेट भी स्माइल बैक करती है। इसी टाइम जेनेट को प्यास लगने की वजह से किडनैपर से पानी मांगती है। जब कुछ चाहिए होता है तो वो किडनैपर ही नीचे जाके ले आता है, लेकिन अब वो किडनैपर जेनेट से पानी नीचे है जाके पी लो करके अकेले भेज देता है। वैसे भेजने से पहले जेनेट के हैंडकफ्स को भी रिलीज कर देता है। वैसे अनलॉक करते वक्त जेनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करती है। उसके हैंडकफ्स किसी चाबी से नहीं बल्कि एक छोटा सा बटन को प्रेस करते ही ओपन हो जाता है। इसके पहले जेनेट के आंख को बंद करके रिलीज करने की वजह से पहले नहीं पता चला था, लेकिन अब जेनेट को पता चल गया था कि हैंडकफ्स को कैसे ओपन करते हैं। सो अब जेनेट रूम से बाहर जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाती है, और ये सोच के खुश होती है कि हमने किडनैपर के ट्रस्ट को जीत लिया है। वैसे नीचे जाते वक्त घर के मेन डोर उसके सामने ही था,
सो जेनेट चाहे तो उस मेन डोर को ओपन करके उसी टाइम बच सकती थी, लेकिन वैसे एस्केप किया तो वो किडनैपर मुझे चेस करके पकड़ लेगा और उसका भरोसा भी मेरे ऊपर से उठ जाएगा। ऐसा सोच के जेनेट पानी पी के वापिस ऊपर चली जाती है। सो अब जेनेट को वो हैंडकफ्स ओपन करने आ गया था। सो जब भी वो किडनैपर घर पे नहीं होता था तब जेनेट उस किडनैपर के सारे एविडेंस को कलेक्ट करती है, ताकि जब वो एस्केप हो जाए या अगर वो किडनैपर उसे मार दे तो उसे पुलिस से पकड़वाने के लिए किडनैपर के वॉच और रिच डीएनए सोर्स जो चीज में है सबको कलेक्ट करती है। वैसे ढूंढ के वो सारे चीज को अपने अंडरवियर में छुपा लेती है। ऐसा करते वक्त उसी टाइम बाहर गए किडनैपर घर वापस आ जाता है। तो उसने ये सोचा कि अगर वो आके मुझे फिर से रेप करेगा तो अंडरवियर में छुपाई हुई चीजें को देख लेगा और मुझे कुछ कर देगा करके डरने लगती है। उसी तरह किडनैपर वो रूम में आता है और उसे रेप करने लगता है, लेकिन जेनेट बहुत ही होशियारी से नहीं, अभी नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी नहाना है करके बाथरूम में चली जाती है। वैसे बाथरूम में जाके जेनेट सब चीज को टॉयलेट में छुपा देती है। सारे एविडेंस को छुपाने के बाद कैजुअली बाथरूम से बाहर आती है। शुरुआत से इस केस को देख रहे आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे इतनी छोटी लड़की बहुत स्मार्टली सब चीज को कर रही है, और एक छोटी लड़की को कैसे एक सस्पेक्ट को उसके डीएनए सैंपल से ढूंढ सकते हैं करके पता चला। उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। जेनेट और उसके भाई दोनों बचपन में CSI नाम के एक टीवी शो को रेगुलरली देखते हैं। CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। उस शो में जैसे मैं क्राइम वीडियोस बनाता हूँ ना, सेम उसी तरह उस शो में क्राइम केसेस को दिखाते हैं और उसमें कैसे एक सस्पेक्ट को उसके डीएनए से ढूंढ सकते हैं करके बताते हैं, और इस तरीके के सिचुएशन में क्या करना है करके उसमें सिखाया जाता है। इसी वजह से जेनेट को इतना सारा नॉलेज था। यहाँ पे मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं ये बात को कहना चाहता था। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे क्राइम वीडियोस देखने नहीं देते और उनको इस बात को लेके बहुत ही गलत माइंडसेट है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे बच्चे ऐसे वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो वो लोग भी उन किलर्स जैसा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को इन सब का ज्ञान होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, तभी फ्यूचर में सपोज उन लोग के साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए करके पता चलेगा। और लड़कों को पता चलेगा कि लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट देना है और उनके साथ कैसे बिहेव करना है करके इन सब का ज्ञान उनको मिलेगा। अपने बच्चों को कार्टून दिखाने से अच्छा है कि आप ऐसे क्राइम वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं, ताकि वो लोग फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बने और उनके साथ ऐसा क्राइम होने से रोक सके। 2010 में कोयम्बतूर में मुस्किन ऋतिक नाम के 2 बच्चों को किडनैप करके रेप करके कुएं में फेंक दिया गया था। ये सब रात में नहीं बल्कि डे टाइम में ही हुआ था। वैन के अंदर उन दोनों बच्चों का रेप हुआ था और वो वैन एक पब्लिक प्लेस में ही खड़ी थी। लोग उसके आसपास ही चल के जा रहे थे, लेकिन वो लोग वैन के अंदर नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उस वैन के विंडोज में ब्लैक कलर सन फिल्म लगाए गए थे। सो इसके वजह से ही ब्लैक कलर सन फिल्म बैन कर दिया गया था। सोच के देखिए, अगर ये बात बाहर नहीं पता चली होती तो कितने बच्चे अब तक किडनैप हुए होंगे। मेरे वीडियोस को देख के अगर कोई एक भी किसी बड़ी मुसीबत से बच जाता है तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। ये बात मैं बहुत दिनों से बताना चाहता था और ये केस एक अच्छा एग्जाम्पल है। जेनेट अपने अंडरवियर में सारे एविडेंस को छुपाने के पीछे एक रीजन था। जेनेट अपने बचपन में CSI शो में सेक्सुअली असॉल्टेड विक्टिम्स के इनरवेयर से ही किलर्स के सीमन पाते हैं। सो इस बात को दिमाग में रखते हुए जेनेट सब चीज को अपने इनरवेयर में रख लेती है। सो ऐसा ही जेनेट किडनैप हुए 3 दिन के बाद किडनैपर जेनेट से क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करूं करके पूछता है। जेनेट भी उसके लिए ओके बोलती है और तभी वो किडनैपर जेनेट से एक शॉकिंग बात बोलता है, तुम्हें पिज्जा ही चाहिए ना, जितना खाना है खा लो, लेकिन यही तुम्हारा आखिरी पिज्जा होगा। इसके बाद ही मैंने इंट्रो में जो बोला था वो सब कुछ होता है। इसके बाद जेनेट के साथ क्या हुआ, सबसे पहले जेनेट कौन है, कैसे इस आदमी ने जेनेट को किडनैप किया, क्या जेनेट उस किडनैपर से बची, इन सब सवालों का जवाब मैं पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।